हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 8 फॉर क्लास 9th। और आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है लाइंस, लाइन सेगमेंट एंड रेज। तो आज हम थोड़ी सी रिवीजन करते हैं कुछ हमारे पुराने टॉपिक्स की जो आपको पहले भी आते होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज की फर्स्ट टॉपिक है हमारा, हमें पढ़ना है लाइन के बारे में। व्हाट इज़ अ लाइन, व्हाट इज़ अ लाइन सेगमेंट एंड व्हाट इज़ अ रे एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम। तो सबसे पहले आप इसके पिक्चर्स देखो, तीनों में हमें ए बी तो दिख रहा है लेकिन तीनों ही पिक्चर्स बहुत डिफरेंट है। पहली पिक्चर में आप देख पा रहे हैं दोनों तरफ जो है ये एरोज बने हुए हैं। दूसरी पिक्चर में दोनों तरफ ये डॉट्स बने हुए हैं। तीसरी पिक्चर में एक ये डॉट यानी एक पॉइंट है एक तरफ और एक तरफ एरो के पहले एक डॉट है। इनका क्या मीनिंग है तो चलो समझते हैं। सबसे पहले है लाइन। सो व्हाट इज़ अ लाइन? A line is a straight path of points that has no end points. एक लाइन के कोई एंड पॉइंट नहीं होते, यानी दोनों तरफ अगर मैंने ये एरो के निशान बना दिए तो इस लाइन को मैं दोनों ही तरफ से जितना मर्जी आगे की तरफ बढ़ा सकती हूँ। A line can be named by using 2 points on the line. अब इस लाइन के ऊपर कहीं पर भी मैं कोई 2 पॉइंट्स ले लेती हूँ, उसकी नेमिंग कर देती हूँ ए एंड बी, तो दैट विल बी माई लाइन। ए बी लिखूंगी और इसके ऊपर लगा दूंगी ऐसा लाइन का एक निशान। सो दिस इज अ लाइन। नेक्स्ट इज लाइन सेगमेंट। अब जैसे ही ये लाइन से लाइन सेगमेंट बन गई, सो अ लाइन सेगमेंट इज अ पोर्शन ऑफ अ लाइन दैट हैज 2 एंड पॉइंट्स एंड वी कैन मेजर द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट। लाइन में और लाइन सेगमेंट में ये सबसे बड़ा डिफरेंस है बेटा कि लाइन को हम दोनों ही तरफ से एक्सटेंड कर सकते थे, बढ़ा सकते थे ना, क्योंकि दोनों तरफ ही एरो के मार्क थे। लेकिन जो लाइन सेगमेंट होती है उसके दोनों ही तरफ ये डॉट डले होते हैं, यानी एंड पॉइंट। जैसे आप एक सेंटेंस लिखते हो इंग्लिश में, लास्ट में अगर फुल स्टॉप लगा देते हो यानी वो सेंटेंस वहाँ ख़त्म हो गया। इसी तरीके से इस लाइन सेगमेंट में दोनों ही तरफ एक फुल स्टॉप लगा हुआ है, इसके आगे ये नहीं बढ़ सकती। सो दैट इज़ वाई इट इज़ अ लाइन सेगमेंट। और ये एक लाइन का ही हिस्सा है, यानी एक लाइन को यहाँ से बीच में से कट करके हमने निकाल दी एक लाइन सेगमेंट। अब इसकी नेमिंग भी अगर हमने ए बी कर दी यानी ए और बी पॉइंट की कर दी तो इन दोनों में फ़र्क क्या रह जाएगा। इसीलिए इसके हेड पर, इसके सिर पर सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन हम बना देते हैं ताकि दोनों में फ़र्क हमें समझ में आ जाए। ठीक है, अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक है रे। व्हाट इज़ अ रे? रे को समझने के लिए याद करो, जब आप छोटी क्लासेस में थे तो आप सन का पिक्चर कैसे बनाते थे, सन की ड्राइंग कैसे बनाते थे। सन के लिए एक सर्कल बनाते थे और उससे बाहर निकलती हुई ऐसे रेज बनाते थे। यही करते थे ना आपके सन में से रेज बाहर निकलती हैं ऐसे। इसी तरीके से होती है ये रे। एक डॉट आप बनाओगे, एक पॉइंट बनाओगे और उस पॉइंट से बाहर की तरफ निकलती हुई एक रे बना दोगे, जैसे कि आपका सन है। तो यहाँ पर मेरा ए पॉइंट एक सन के जैसे रोल प्ले कर रहा है और उसमें से रे जो निकल रही है दैट इज माई ए बी। सो अ रे इज अ पोर्शन ऑफ अगेन अ लाइन which has one end point and extend forever in one direction. लाइन के दोनों तरफ एरो होते हैं, लाइन दोनों तरफ ही आगे की तरफ बढ़ सकती है, लेकिन रे में सिर्फ एक ही साइड पर एरो का मार्क है। ध्यान से देख रहे हैं ना आप, रे में सिर्फ एक ही साइड ही एरो का मार्क है, यानी ये सिर्फ इसी तरफ से आगे की तरफ बढ़ सकती है, जैसे कि सन में होता है। सन की रेज एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ती है, सन फिक्स्ड है। तो ऐसे ही इसका ये ए पॉइंट फिक्स है, ये एंड पॉइंट फिक्स है, सिर्फ बी पॉइंट से आगे की तरफ बढ़ सकती है। तो रे को हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी लिखेंगे और ए बी के ऊपर ऐसे एक रे का मार्क बना देंगे ताकि तीनों हमारे डिफ्रेंशिएट हो जाएं, तीनों को हम पहचान सके अलग अलग करके, लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे। सो लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। अब आगे की वर्कशीट में एक छोटी सी क्विक सी रिवीजन है जहां हमें बोला जा रहा है लुक एट द फिगर्स गिवन बिलो एंड लेबल देम एज लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे, और फिर हमें उसकी नेमिंग भी करनी है। ठीक है, तो चलो पहले वाले पर आ जाओ। पी पॉइंट फिक्स है, देखो पी की तरफ कोई एरो नहीं है लेकिन क्यू की तरफ एक एरो बना हुआ है। तो ऑब्वियसली बेटा ये कौन सी शेप है, ये है रे। तो और पी क्यू इज़ अ रे, तो पी क्यू लिखेंगे, इसके ऊपर रे का मार्क बनाएंगे और लिख देंगे कि ये क्या है, ये एक रे है। सिंपल, ख़त्म हो गया फर्स्ट। सेकेंड में देखते हैं, सबसे पहले हम पॉइंट्स देखते हैं, दोनों के पास अपने अपने एंड पॉइंट है। तो यानी एक्स वाई क्या चीज़ है, एक्स वाई इज़ अ लाइन सेगमेंट, क्योंकि जिसके पास 2 एंड पॉइंट्स हों जो दोनों तरफ से आगे ना बढ़ाई जा सके वो होती है लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट में हम देख पा रहे हैं दोनों तरफ एरोज बने हुए हैं, तो नाम लिख देते हैं पहले एम एन। एक्स वाई के ऊपर हमने लाइन नहीं डाली, लाइन भी डालेंगे, और एम एन पे बनाते हैं ये लाइन का मार्क और बोल देते हैं व्हाट इज़ दिस, इट इज़ अ लाइन, क्योंकि दोनों तरफ हमें एरो मिल रहे थे। तो हो गया हमारा कंप्लीट।
अब आगे की वर्कशीट करते हैं। आगे की वर्कशीट में बोला जा रहा है लेट अस नाउ रिकैप्चुलेट यानी रिवाइज करते हैं एंगल्स के बारे में और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो चलो पढ़ लेते हैं कुछ एंगल्स और उनकी प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले बेटा रिकॉल करते हैं कि एंगल बोलते किसको हैं। एंगल इज़ फॉर्म्ड बाय टू रेज और लाइन सेगमेंट मीटिंग एट अ कॉमन पॉइंट। यानी अगर एक रे है जो कि इस तरीके से बनी हुई है, एक और रे अगर इसी पॉइंट से आके बने तो वो कैसी होगी, ऐसी होगी। इन दोनों के बीच पे बनने वाला जो ये पार्ट है दिस इज़ माई एंगल। या फिर दो लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट है ये और इसी पॉइंट से अगर एक और लाइन सेगमेंट बन जाएगी तो वो ये होगी। तो इनके बीच में बनने वाला जो पार्ट है दैट पार्ट इज़ कॉल्ड द एंगल। ठीक है। अब कुछ डिफरेंट टाइप के एंगल्स आपने पहले से पढ़े हुए हैं। लाइक सबसे पहला जो आपको यहाँ बताया गया है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होते थे, जो ऐसे क्रॉस बनाती थी लाइन और इसके अंदर जो ये एंगल्स बनते थे दी आर द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जैसे कि यहाँ पर आप नीचे देख पा रहे हो, एक लाइन है एम, एक लाइन है एल, इन दोनों ने एक दूसरे को कट किया तो ये क्रॉस के जैसे शेप बन गई। एंड देयर आर 4 एंगल्स मेड बाय दिस, एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 3 एंड एंगल नंबर 4। तो जब ये 4 एंगल बन गए तो वर्टिकली एंगल्स में आपको याद होगा दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। लाइक 1 के सामने कौन सा एंगल बन रहा है, 1 के सामने बन रहा है ये 3 नंबर एंगल। सो 1 एंड एंगल नंबर 3 विल बी इक्वल। इसी तरीके से 2 एंगल नंबर 2 और एंगल नंबर 4 ये आमने सामने बन रहे हैं ना, देखो। तो ये दोनों भी एंगल आपस में इक्वल होंगे। सो 1 इज इक्वल टू 3 एंड 2 इज इक्वल टू 4। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ एंगल दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो जब भी दो लाइन आपस में एक दूसरे को कट करेंगी तो वो कैसे एंगल बना सकती हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन इज लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता था, अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस लाइन को एक और रे ने बांट दिया दो हिस्सों में। देखो ध्यान से, ये दो हिस्सों में बढ़ गई। सो दिस पार्ट इज कॉल्ड लीनियर पेयर। अगर ये एंगल नंबर 1 है और ये एंगल नंबर 2 है तो लीनियर पेयर का मतलब एंगल 1 एंड एंगल 2 का जो सम है दैट विल बी 180 डिग्री। इट मीन्स एंगल 1 एंड 2 विल बी सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब इसी कंसेप्ट को क्या हम अपने वर्टिकली अपोजिट वाले कंसेप्ट में देख सकते थे। ध्यान से देखो, ये है मेरी लाइन M। इस लाइन M के ऊपर दो एंगल बन गए 1 एंड 2। सो द सम ऑफ दिस एंगल 1 एंड 2 विल बी 180 डिग्री। येस और नो? येस, दिस इज ऑल्सो 180 डिग्री। इसी तरीके से जो नीचे एंगल बने 3 एंड 4 उनका सम भी 180 होगा। सो आई कैन राइट 3 + 4 इज ऑल्सो 180 डिग्री। लेकिन इसके साथ साथ इन दोनों एंगल के पेयर के 180 होने के साथ साथ ये बाकी के जो पेयर हैं ये भी तो बन सकते हैं ना 180 डिग्री के। लाइक अगर मैं ये वाली लाइन को ऑब्जर्व करूं, एल लाइन को, अभी मैंने एम लाइन को ऑब्जर्व किया था। अगर मैं एल लाइन को ऑब्जर्व करूं तो 1 और 4 इसकी एक ही साइड पे बन रहे हैं, तो एंगल 1 + 4 कैन ऑल्सो बी 180 डिग्री। और जो बाकी का पेयर बच गया दैट इज़ 2 एंड 3, उसका सम भी तो 180 हो सकता है। सो ऑल दीज पेयर आर कॉल्ड लीनियर पेयर्स। सो हो गई हमारी एक अच्छी सी छोटी सी रिवीजन अबाउट लीनियर पेयर एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो इसको अच्छे से आपने याद रखना है। अब नेक्स्ट रिवीजन है हमारी पैरेलल लाइंस में बनने वाले एंगल्स की। सो व्हेन टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टिंग बाय ट्रांसवर्सल it gives to several type of angle and some interesting relation between them। तो चलो अब पैरेलल लाइन और उसके बनने वाले एंगल्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो देखो पैरेलल लाइन में सबसे पहले कौन से एंगल सीखने हैं हमने, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एंड दे आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। देखो सबसे पहले एक लाइन है एल, इसके पैरेलल कौन सी लाइन बनी हुई है, एम बनी हुई है। ठीक है, दीज आर द पैरेलल लाइंस, एल इज़ पैरेलल टू एम। फिर एक ट्रांसवर्सल यानी एक तीसरी लाइन आई जिसने इनको कट कर दिया। कौन सी है वो तीसरी लाइन है हमारी एन लाइन। ये एन लाइन के आते ही पहले वाली दो लाइन आपस में कट हो गई और बहुत सारे एंगल में बढ़ गई। एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 एंगल्स बने टोटल। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होंगे, ये कैसे पहचाने, तो आपको ध्यान रखना है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ना ऐसी एफ़ की जैसी शेप बनाते हैं। या तो सीधा एफ़ होगा या ऐसा उल्टा एफ़ होगा या फिर इस तरीके से एफ़ की शेप बोल सकते हैं या 7 की शेप बोल सकते हैं, बन रही होगी।
ठीक है। जहाँ पर भी आप ऐसी शेप्स देख पाएंगे ना, वो होंगे हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो चलो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स पहचानते हैं। और ये ध्यान रखना बेटा, पैरेलल लाइंस जब भी होंगी तब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे, पेयर में होंगे और इक्वल होंगे। तो सबसे पहले ये शेप्स पहचानते हैं कहाँ पर है। दिस इज़ अवर फर्स्ट शेप, देखो ध्यान से, ये एफ बन रहा है, दिस इज़ द एफ। एफ के अंदर जो एंगल बने दैट इज़ एंगल 4 एंड एंगल 5। तो ये है ना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हम लिख सकते हैं, सॉरी बेटा, एंगल 4 एंड 8, एक एंगल अंदर होगा और एक एंगल बाहर होगा। तो एंगल नंबर 4 एंड एंगल नंबर 8। तो इस एफ शेप में एक एंगल 4 बन रहा है और एक एंगल 8 बन रहा है। तो ध्यान रखना, एक एंगल अंदर होगा और एक एंगल बाहर होगा। यानी जैसे ये एक एंगल यहाँ होगा तो एक एंगल यहाँ पर होगा। तो 4 एंड 8। अब इसी के साथ साइड में भी तो एक ये उल्टा सा एफ बन रहा है ना, दिस वन। एक एंगल अंदर का पकड़ो और एक बाहर का, यानी एक एंगल 3 और एक एंगल 7। सो 3 एंड 7, 4 एंड 8, दीज आर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। एक पेयर मिल गया। अब दूसरी शेप्स पे आ जाते हैं, फटाफट से ढूंढते हैं हमारी ये वाली शेप्स कहाँ पर है। ये शेप ऐसे बन रही है, देखो ध्यान से, बन रहा है ना ऐसा उल्टा सा एफ, एक एंगल अंदर और एक बाहर, 5 एंड 1। तो 1 एंड 5 इज इक्वल। नेक्स्ट इसी के साथ में बनने वाला जो ये वाला शेप है, ये भी तो एफ जैसा ही है, उल्टा है ना, एक एंगल अंदर और एक एंगल बाहर, 2 एंड 6। तो मिल गए मुझे मेरे चारों पेयर। आपको ध्यान रखना है, जब भी पैरेलल लाइंस होंगी तो कितने पेयर बनेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के, 4 पेयर बनेंगे और वो चारों के चारों पेयर इक्वल होंगे। ठीक है, अगले एंगल्स पर आएँ। नेक्स्ट एंगल्स आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और वो भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। सो नेमिंग याद रखना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसमें कौन सी शेप बनती है, इसमें बनती है ऐसे जेड जैसी शेप, या तो सीधा जेड बनेगा या फिर ऐसा उल्टा जेड बनेगा। अब इसके जेड के अंदर जो एंगल्स होंगे ना, यहाँ पर ये वाले एंगल्स कहलाएंगे हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सबसे पहले सीधा जेड ढूंढते हैं। यहाँ पे जेड कहाँ बन रहा है, देखो ये ना जेड की शेप। अब जेड की शेप में एक एंगल यहाँ 3 बना और दूसरा बना 5, सो 3 इज इक्वल टू 5 आ गया। अगला जेड की शेप देखें, दूसरे वाली जेड की शेप, ध्यान से देखना, ये देखो ये बन गई दूसरे वाली जेड की शेप। इसमें कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, देखो 4 एंड 6, तो दैट इज़ वाई 4 इज इक्वल टू 6। तो ये भी आपस में कैसे हो गए, इक्वल हो गए। नेक्स्ट पेयर ऑफ एंगल्स पर आते हैं। नेक्स्ट पेयर ऑफ एंगल्स आर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और ऑल्सो इक्वल। तो अभी जो हमने एंगल्स देखे थे उसके बाहर की तरफ वाले एंगल्स देखने हैं। देखो ध्यान से, एंगल नंबर 2 एंड एंगल नंबर 8, एंगल नंबर 7 एंड एंगल नंबर 1 बाहर बन रहे हैं ना लाइंस के। सो दीज आर द ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल एंड दे आर ऑल्सो इक्वल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस इज पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। अब ढूंढो सबसे पहले कहाँ है ट्रांसवर्सल, ये है ट्रांसवर्सल और ये थी मेरी 2 लाइंस। ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ बनने वाले एंगल, तो ये ट्रांसवर्सल की है राइट साइड और ये ट्रांसवर्सल की है लेफ्ट साइड। अंदर बनने वाले एंगल, तो इसके अंदर राइट साइड में कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, ध्यान से देखो, एंगल 4 और एंगल 5। तो एंगल 4 और 5 का सम कितना होगा, 180 डिग्री। इसकी लेफ्ट साइड में देखो अंदर की तरफ कौन से एंगल बन रहे हैं, कौन से 2 एंगल है, एंगल 3 एंड 6। इसका सम कितना होगा, 3 एंड 6 का भी 180 डिग्री। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस प्रॉपर्टी, दैट इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, यानी इनका सम होगा 180 डिग्री। अब हम करते हैं आज की वर्कशीट के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को। तो देखो आज की वर्कशीट में हमें क्या क्वेश्चन दिया गया है प्रैक्टिस करने के लिए। हमें बोला गया है फिगर नंबर 3 जो यहाँ बनी हुई है, इसमें L इज़ पैरेलल टू M, 2 लाइंस बनी हुई है, दिस इज़ माई L लाइन, दिस इज़ माई M लाइन, और एक ट्रांसवर्सल है N। तो ये तीसरी लाइन जो आ गई ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन थी, जिसमें एंगल 1 जो है 115 डिग्री का है, तो मैंने मार्क कर दिया है वहाँ पे। आपसे बोला जा रहा है एंगल 2 बताओ कितने डिग्री का होगा, 3 बताओ, 5 बताओ और 8 भी बताओ। और ये भी ज़रूर बताना कि आपने क्या रिलेशन यूज़ किया, यानी आपने किस लिए इन एंगल्स को ये वैल्यू लिखा है। तो सबसे पहले देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये जो N लाइन थी ना ये बिल्कुल एक सीधी लाइन है। इस L लाइन के आने की वजह से ये एंगल 1 और एंगल 2 में बढ़ गई, तो एंगल 1 और 2 का सम कितना होगा, 180 डिग्री, यानी कि लीनियर पेयर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एंगल 1 की वैल्यू मैंने डाली और मेरी एंगल 2 की वैल्यू यहाँ से आ गई 65 डिग्री। ठीक है, आप इसको और भी तरीक़ों से निकाल सकते हो। ठीक है,
अब इतना करने के बाद ध्यान से देखो, ये लाइन जो थी और ये लाइन जो थी, ये कौन सी शेप बना रही है? क्रॉस जैसी शेप बना रही है ना, ऐसी क्रॉस जैसी शेप। तो ये एंगल्स कौन से एंगल्स होंगे? ये होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 3। तो डायरेक्टली मेरी 3 एंगल की वैल्यू भी आ गई 115, क्योंकि एंगल 1 तो ऑलरेडी मुझे 115 दे रखा था। हो गए मेरे 2 एंगल, तो कितने ईजिली सॉल्व हो गए ना। अब बचे बाकी के 2 एंगल्स, यानी कि कौन कौन से एंगल बच गए? एंगल नंबर 5 और एंगल नंबर 8। तो अब ध्यान से देखो, ये एंगल नंबर 3 और ये एंगल नंबर 5, ये तो हैं हमारे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, अभी हमने पढ़े थे। सिमिलरली एंगल नंबर 2 एंड एंगल नंबर 8 भी हमारे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं। तो 5 विल बी 3 के इक्वल हो जाएगा एंड 2 विल बी इक्वल टू 8। सो मेरी दोनों एंगल्स जो बचे हुए थे 5 और 8, उनकी वैल्यूज़ भी आ गई 115 डिग्री एंड 65 डिग्री। आज की वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। आज आपने डिफरेंट एंगल्स के बारे में सीखा, पैरेलल लाइन के कंसेप्ट के बारे में सीखा। आज की वर्कशीट की वीडियो को बेटा फिर से ध्यान से देखिए, सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।